नमस्कार दोस्तों। आज कोलकाता के उस ऐतिहासिक गौरवशाली और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स के विशालकाय मैदान पर आज क्रिकेट के जुनून और उन्माद का एक ऐसा अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक खेल के गलियारों में पूरी शिद्दत के साथ सुनाई देगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ये 52वां मुकाबला महज एक खेल नहीं बल्कि ग्रुप एक का वो करो या मरो वाला महासंग्राम था, जहां हार का मतलब विश्व कप के सुनहरे सपने का अंत था। जब भारत और वेस्टइंडीज जैसी दो दिग्गज टीमें इस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हुईं, तो स्टेडियम की हवा में एक अलग ही प्रकार की भारी विद्युत तरंग और तनावपूर्ण रोमांच साफ तौर पर महसूस किया जा रहा था। भारतीय कप्तान और टी20 क्रिकेट के जादूगर सूर्य कुमार यादव ने जब टॉस का सिक्का अपनी ओर गिरते देखा तो उन्होंने कोलकाता की रात में गिरने वाली भारी ओस की संभावना और बाद में बल्लेबाजी की अनुकूलता को देखते हुए एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने इंडीज के पावर हिटर्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, ये जानते हुए कि ईडन की पिच शुरुआत में गेंदबाजों को कुछ मदद दे सकती है। वेस्टइंडीज की ओर से पारी का आगाज करने के लिए कैरेबियाई कप्तान शाई होप और तकनीकी रूप से सक्षम रॉस्टन चेस की सलामी जोड़ी जैसे ही बाउंड्री लाइन पार कर पिच की ओर बढ़ी, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से थर्रा उठा। भारत की ओर से गेंदबाजी की कमान यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह ने संभाली। अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में बेहद कसी हुई और सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे कैरेबियाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई खास मौका नहीं मिला। लेकिन मैच में असली हलचल और रोमांच का संचार तब शुरू हुआ जब दूसरा ओवर डालने के लिए उप कप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए। शाई होप, जो आज किसी अलग ही इरादे से मैदान पर उतरे थे, उन्होंने हार्दिक की एक गति वाली शॉट ऑफ लेंथ गेंद को बड़ी ही खूबसूरती और बिजली जैसी तेजी से भापा। उन्होंने एक कलात्मक फ्लिकी पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के स्टैंड्स में अविश्वसनीय शट के लिए भेज दिया। ईडन का शोर एक पल के लिए थम गया क्योंकि ये प्रहार सीधा और घातक था। हार्दिक ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही लेंथ बॉल पर होप ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कवर्स के बीच से एक शानदार चौका निकाला, जिसने इंडीज के आक्रामक इरादों को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। पारी के तीसरे और चौथे ओवर में भारतीय गेंदबाजों और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। अर्शदीप सिंह, जो अपनी लय तलाश रहे थे, उन्होंने जैसे ही कुछ गेंदें ओवर पिच डालीं, अनुभवी रॉस्टन चेस ने उनका पूरा फायदा उठाया। चेस ने अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करते हुए लगातार 2 कड़क चौके जड़े, जिससे भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। यहीं पर मैच का पहला बड़ा नाटकीय मोड़ तब आया जब मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के पास रॉस्टन चेस को रन आउट करने का एक सुनहरा मौका था। चेस एक रन चुराने के चक्कर में आधी क्रीज तक आ चुके थे और उनके वापस लौटने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन दबाव के उस क्षण में वरुण ने गलत छोर पर थ्रो फेंक दिया और एक निश्चित विकेट भारत के हाथ से फिसल गया। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स का वो हाई वोल्टेज ड्रामा अपनी पराकाष्ठा पर था और मैदान के चारों ओर व्याप्त तनाव को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। पारी के 5वें ओवर में जब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने हाथ में गेंद थामे आक्रमण पर आए, तो उन्होंने अपनी एक तीखी आग उगलती बाउंसर पर रॉस्टन चेस को पूरी तरह से चकमा दे दिया। गेंद इतनी तेजी से अंदर आई कि चेस के पास संभलने का समय नहीं था। बल्ला उनके हाथों में कांप गया और गेंद का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। शॉर्ट फाइन लेग पर तैनात युवा अभिषेक शर्मा के पास एक बेहद आसान, जिसे क्रिकेट की भाषा में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है, वो आया। पूरा स्टेडियम विकेट के जश्न में डूबने ही वाला था, लेकिन भाग्य आज पूरी तरह से कैरेबियाई टीम के साथ था। अभिषेक के हाथों से वो आसान सा कैच छिटक कर जमीन पर जा गिरा, जिसे देखकर न केवल बुमराह हक्के बक्के रह गए, बल्कि पूरा भारतीय खेमा और डगआउट गहरे सन्नाटे में डूब गया। रॉस्टन चेस ने इस मिले हुए जीवनदान का जश्न बहुत ही निराले और आक्रामक अंदाज में मनाया। उन्होंने बुमराह की अगली ही गेंद की गति का फायदा उठाते हुए एक इनोवेटिव स्कूप शॉट खेला और गेंद को विकेटकीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। ईडन का शोर एक पल के लिए थम गया क्योंकि ये प्रहार सीधा और घातक था। हार्दिक ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अगली ही लेंथ बॉल पर होप ने अपने बल्ले का मुंह खोला और कवर्स के बीच से एक शानदार चौका निकाला, जिसने इंडीज के आक्रामक इरादों को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। पारी के 14वें ओवर में उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभवजन्य चतुराई का परिचय दिया।
उन्होंने रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए एक बेहतरीन ऑफ कटर गेंद फेंकी, जिसकी गति में आए बदलाव को रथरफोर्ड बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर संजू सैमसन के सुरक्षित दस्तानों में समा गई। रथरफोर्ड मात्र 14 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की ओर चल दिए और ईडन में एक बार फिर इंडिया इंडिया की गूंज सुनाई दी। लेकिन ये तो केवल तूफान के आने से पहले की शांति थी। यहां से शुरू हुआ कप्तान रोमन पॉवल और अनुभवी जेसन होल्डर का वो विध्वंसक कैरिबियाई तूफान, जिसने भारतीय गेंदबाजी की चूल्हे हिलाकर रख दी। पारी के 15वें ओवर में जब कप्तान ने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर तैनात किया, तो वरुण ने अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा और एक ऐसी जादुई कैरम बॉल डाली जो पिच होने के बाद बिजली की गति से अंदर की ओर टर्न हुई। रोमन पॉवल इस टर्न को पढ़ने में पूरी तरह से विफल रहे और गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। भारत को आखिरकार वो पहली और बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। पॉवल के आउट होने के बाद क्रीज पर कदम रखा वेस्टइंडीज के सबसे विस्फोटक और निडर बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे तबाही का मंजर रच दिया। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों पर हार्दिक पांड्या के ओवर में एक गगनचुंबी और विशाल शट जड़ा, जिससे गेंद स्टैंड्स की अंतिम कतारों में जा गिरी। इसके तुरंत बाद उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के अगले ओवर में एक और प्रचंड शट जड़कर इतिहास रच दिया। इस शट के साथ हेटमायर ने एक ही T20 विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक शट लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हेटमायर की इस बेलगाम आक्रामकता को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम आज 200 या 220 के विशाल योग को बड़ी ही आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन तभी ईडन गार्डन्स के उस महान रंगमंच पर शुरू हुआ जसप्रीत बुमराह का वो जादुई स्पेल, जिसने पूरे स्टेडियम और कैरिबियाई खेमे को पूरी तरह से स्तब्ध और मूक बनाकर रख दिया। पारी के 12वें ओवर में जब बुमराह वापस अपने दूसरे स्पेल के लिए आए तो उनकी आंखों में विकेट की भूख साफ छलक रही थी। उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके हेटमायर को एक अत्यंत तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। गेंद हेटमायर के बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में बिजली की फुर्ती से समा गई। बुमराह का हेटमायर के खिलाफ T20 क्रिकेट में ये छठा शिकार था जो उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता था। मैच का असली रोमांच अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बुमराह ने अपनी गेंदबाजी की सबसे बड़ी कलाकृति पेश की, एक जादुई और धीमी स्लोअर डिलीवरी। जमे हुए बल्लेबाज रॉस्टन चेस इस गेंद की गति में आए इस भारी बदलाव को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और गेंद बहुत जल्दी खेल बैठे। गेंद हवा में किसी पतंग की तरह टंग गई और मिड ऑफ की दिशा में गई, जहां कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी दाईं ओर एक चीते जैसी डाइव लगाते हुए एक अविश्वसनीय स्टनर कैच लपका। मात्र 5 गेंदों के भीतर बुमराह ने वेस्टइंडीज की पारी के 2 सबसे मजबूत और विशाल स्तंभों को जड़ से उखाड़ फेंका था। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद इंडीज का स्कोर 103 पर 3 था। जो टीम एक समय 110 पर 1 के स्कोर पर बेहद अपराजय और मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, वो बुमराह के उस जादुई और ऐतिहासिक ओवर के कारण अचानक रक्षणात्मक मुद्रा में आ गई। ईडन गार्डन्स की ये पिच अब धीरे धीरे अपनी प्रकृति बदल रही थी और पूरी तरह से स्पिनरों के घुमाव और बुमराह की विविधतापूर्ण गेंदबाजी के पक्ष में गवाही दे रही थी। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के चेहरे पर अब चिंता की गहरी लकीरें थीं, क्योंकि उन्हें डर था कि क्या रोमन पॉवल और शेरफेन रथरफोर्ड यहां से बिखरती हुई पारी को संभाल पाएंगे, जबकि भारतीय खेमे का जोश अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। महासंग्राम जिसने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की गहरी और डरावनी लकीरें खींच दी। पारी के 15वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या ने अपनी धारदार गेंदबाजी से होल्डर को लगातार 4 डॉट गेंदें डालकर दबाव के घेरे में कैद कर लिया, तो होल्डर ने अपना आपा खोने के बजाय जवाबी हमला बोला। उन्होंने अगली ही लेंथ बॉल पर निडर होकर कदमों का इस्तेमाल किया और 85 मीटर लंबा एक गगनचुंबी सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से जड़कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन असली तबाही का मंजर तो 16वें ओवर में आना अभी बाकी था, जब यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह अपने दूसरे स्पेल के लिए वापस लौटे। कैरेबियाई कप्तान रोमन पॉवल ने अर्शदीप की दिशाहीन और दबावपूर्ण गेंदबाजी का भरपूर फायदा उठाते हुए इस अकेले ओवर में 24 रन कूद डाले, जिसने भारतीय खेमे के आत्मविश्वास को झकझोर कर रख दिया। पॉवल ने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लगातार 2 विशाल जड़े, जिससे गेंद स्टेडियम की छत को छूने के करीब पहुंच गई। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार लेट कट शॉट के जरिए चौका बटोरा और ओवर का एक बेहद आक्रामक अंत किया।
कमेंट्री बॉक्स में बैठे रवि शास्त्री ने अपनी कड़क आवाज में इसे इस महामुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट करार दिया, क्योंकि यहां से मैच का मनोवैज्ञानिक संतुलन पूरी तरह से वेस्टइंडीज की ओर झुकता हुआ प्रतीत होने लगा था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक रण क्षेत्र में जहां हवाओं में बढ़ती ओस और दर्शकों का शोर एक अलग ही समा बांध रहा था, मैच का रोमांच तब अपने चरम पर पहुंचा जब पारी का 17वां ओवर फेंकने के लिए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को मोर्चे पर लगाया गया। वरुण ने अपनी फिरकी के जाल में अनुभवी जसन होल्डर को फंसाने की भरसक कोशिश की, लेकिन होल्डर आज किसी और ही ग्रह की बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने वरुण की एक थोड़ी सी छोटी रह गई गेंद को भांप लिया और अपनी जबरदस्त बॉटम हैंड पावर का ऐसा अविश्वसनीय इस्तेमाल किया कि गेंद 80 मीटर दूर स्टैंड्स की गहराइयों में जाकर गिरी। इस गगनचुंबी ने भारतीय खेमे के आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया। अगली ही गेंद पर होल्डर ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई और कवर्स के ऊपर से एक कड़क चौका बटोरकर वेस्टइंडीज के स्कोर को 160 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पारी के 18वें ओवर में कप्तान ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। आमतौर पर बुमराह अंतिम ओवरों में रनों पर लगाम लगाने और बल्लेबाजों को खामोश रखने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज ईडन की किस्मत कुछ और ही कह रही थी। रोमन पॉवेल और जसन होल्डर की जोड़ी ने आज बुमराह जैसे दिग्गज को भी नहीं बख्शा। होल्डर ने बुमराह की एक चालाक स्लोअर बाउंसर पर अपनी एकाग्रता बनाए रखी और एक टॉप एज के सहारे भाग्यशाली चौका हासिल किया। इसके तुरंत बाद कप्तान पॉवेल ने बुमराह की गति का फायदा उठाते हुए एक कड़क फ्लिक शॉट खेला। मिड विकेट पर तैनात वरुण चक्रवर्ती ने अपनी दाईं ओर एक लंबी ड्राइव लगाई, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो उनके हाथ के नीचे से निकलकर बिजली की गति से चौके के लिए चली गई। बुमराह के चेहरे पर आई निराशा ये बताने के लिए काफी थी कि मैच अब पूरी तरह भारत के नियंत्रण से बाहर जा रहा है। अंतिम ओवरों का ये रोमांच तब अपनी पराकाष्ठा और एक भयानक मोड़ पर पहुंच गया जब 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर अभिषेक शर्मा ने रोमन पॉवेल का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि पॉवेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जीवन दान देना किसी आत्महत्या से कम नहीं था। पॉवेल ने सुनहरे जीवन दान का पूरा फायदा उठाया और अगली ही कुछ गेंदों पर प्रहार जारी रखे। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर एक बार फिर जसप्रीत बुमराह आए। पहली ही गेंद पर जसन होल्डर ने अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाया, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और काउ कॉर्नर के ऊपर से 82 मीटर का एक दर्शनीय और गगनचुंबी जड़कर भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया। बुमराह ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उनकी चौथी गेंद एक लो फुल टॉस गिर गई, जिसे पॉवेल ने मिड विकेट की दिशा में इतनी प्रचंड शक्ति के साथ मारा कि लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के पास अपनी जगह से हिलने तक का समय नहीं था। गेंद किसी रॉकेट की तरह सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए निकल गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में वेस्टइंडीज ने अपने 4 विकेट खोकर 195 रनों का एक विशाल, अभेद्य और हिमालय स्कोरबोर्ड पर टांग दिया। कप्तान रोमन पॉवेल मात्र 19 गेंदों पर 34 रन और जसन होल्डर केवल 22 गेंदों पर 37 रनों की विस्फोटक पारियां खेलकर नाबाद लौटे। इन दोनों के बीच हुई साझेदारी ने भारत की सेमीफाइनल की राह को कांटों से भर दिया था। वेस्टइंडीज ने अंतिम 8 ओवरों के डेथ ओवर्स के खेल में अविश्वसनीय रूप से 92 रन बटोरे, जिसने पूरे मैच का मनोवैज्ञानिक संतुलन ही बदल दिया। ईडन गार्डन्स की ये पिच, जो शुरुआत में स्पिनरों को मदद दे रही थी, अब पूरी तरह से बल्लेबाजी के लिए एक स्वर्ग साबित हो रही थी। 196 रनों का यह विशाल लक्ष्य भारत के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोलने के लिए एक एवरेस्ट जैसी चुनौती बनकर खड़ा था। आंकड़ों की बात करें तो बुमराह ने अपने 4 ओवरों में 36 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की, जबकि अर्शदीप सिंह आज काफी महंगे साबित हुए और बिना किसी विकेट के 43 रन लौटा दिए। अब सारा दारोमदार भारत की सलामी जोड़ी पर था। क्या वे इस कैरेबियाई पहाड़ जैसी चुनौती को पार कर पाएंगे या वेस्टइंडीज का? तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि हमने बात करी है मैच की हाइलाइट्स के बारे में। आप सोचिए कि वेस्टइंडीज की टीम, जिसकी शुरुआत अच्छी थी, डिसेंट थी, बट उसने इतनी रफ्तार पकड़ी अंत में चल करके इस मैच में फर्स्ट इनिंग के कि उन्होंने इंडिया को एक फाइटिंग टोटल दिया है। शे होप टीम के कप्तान 33 गेंदों में 32 रन कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन रॉस्टन चेस के बाद जितने भी नाम आएंगे सबने कहानी को बदल दिया। सेम वही कहानी जो उन्होंने करके दिखाया था अपने पिछले मैच में, पिछले से पिछले मैच में, उन्होंने वो इस मैच में भी किया। उन्होंने जिम्बाब्वे को धोकर रख दिया था और आज मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने इंडियन बॉलर्स को भी धोया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को धोया, वरुण चक्रवर्ती का बुरा हाल बना दिया। यहां तक कि उन्होंने रन अक्षर पटेल को भी लगाए। 4 ओवर में 35 रन मार दिए उन्हें, और ये सब हुआ रोशन चेस के 25 गेंदों में 40 रन की बदौलत, हेटमायर के 12 गेंदों में 27 रन की बदौलत, रदरफोर्ड के 9 गेंदों में 14 रन की बदौलत, पॉवेल के 16 गेंदों में 28 रन की वजह से, और 16 गेंदों में 27 रन तो जसन होल्डर ने भी बनाए। आप सोचिए, जब इतने शानदार रन बनेंगे तो 200 लगना छोटा लगेगा ये टोटल, और ये हर किसी को दिख चुका था कि स्कोर बोर्ड पर अब 200 लगने जा रहा है। और भले ही ईडन गार्डन्स का मैदान अपने चेस करने की क्षमता के लिए पहचाना जाता है, लेकिन ये आपको समझना होगा कि जब डू और डाई मैच होता है, किसी टीम के पास उसकी बॉलिंग अच्छी नहीं होती है या आप चेस भी कर सकते हैं, तब भी अगर लक आपका नहीं है उस दिन तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है।
बशर्ते इस बात के कि हमने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 250 रन लगाए थे। वेस्टइंडीज ने भी कुछ इसके आसपास ही रन लगाए थे, लेकिन तब भी एक डर है सबके मन में कि इंडियन क्रिकेट टीम इसे चेज कर पाएगी या नहीं। हालांकि हमारा बैटिंग लाइनअप में बहुत ज्यादा डेप्थ है, इतनी डेप्थ है कि हम इस मैच को बड़े आराम से जीत सकते हैं, क्योंकि ईडन गार्डन्स इज फेमस फॉर चेजिंग। बट यहाँ पे 200 लगा है बॉस। 200 के आसपास का जो टारगेट लगा है वो इतना ईजी नहीं होगा चेज करना। बाकी आप सभी को क्या लगता है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम वाकई में चेज कर पाएगी? इस मैच का विजेता कौन बनेगा? सेमीफाइनल में कौन जा रहा है? आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना।